आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो यूरोप के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आई। ये कहानी है नेशनलिज्म की, जो 1848 के रेवोल्यूशन से शुरू होकर पूरे यूरोप को बदल देने वाली थी। कल्पना कीजिए कि आप 1848 में हैं और आपके सामने एक फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियू की पेंटिंग है। इस पेंटिंग में एक ऐसी दुनिया दिखाई गई है जहां डेमोक्रेसी और रिपब्लिक का राज है। स्टूडेंट्स, इस आर्ट वर्क में स्टैचू ऑफ लिबर्टी खड़ी है और टूटे हुए राजाओं के क्राउन जमीन पर बिखरे पड़े हैं। ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं थी, बल्कि एक सपना था, एक ऐसी दुनिया का जहां आम लोगों की आवाज सुनी जाती हो। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी जड़ें 1789 की फ्रेंच रेवोल्यूशन में छुपी हुई थीं। उस समय तक फ्रांस में राजाओं का शासन था, लेकिन रेवोल्यूशन के बाद पावर आम लोगों के हाथों में आ गई। पहली बार ट्राई कलर फ्लैग लहराया गया, नेशनल एंथम गाया गया। ये सिर्फ सिंबल्स नहीं थे, बल्कि यूनिटी के प्रतीक थे। हालांकि डेमोक्रेसी ज्यादा दिन तक नहीं चली, लेकिन जो बीज बोया गया था वो पूरे यूरोप में फैलने वाला था। फिर 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट का दौर आया। शुरुआत में लोगों को लगा कि नेपोलियन लिबर्टी का मैसेंजर है। उसने 1804 में नेपोलियनिक कोड बनाया, जिसने इक्वालिटी और इंडिविजुअल राइट्स को एस्टैब्लिश किया। लेकिन धीरे धीरे नेपोलियन की असली मंशा सामने आ गई। वो खुद को एम्परर घोषित कर चुका था, पॉलिटिकल फ्रीडम्स छीन रहा था और हेवी टैक्सेस लगा रहा था। लोगों को फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन का सामना करना पड़ रहा था। जो आदमी लिबर्टी लेकर आया था, वही अब डोमिनेशन का सिंबल बन गया था। उस समय के यूरोप की तस्वीर बहुत अलग थी। मिड 18th सेंचुरी में कोई यूनिफाइड नेशन स्टेट्स नहीं थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ एक एजुकेटेड मिडिल क्लास का उदय हुआ था, जो लिबरल नेशनलिज्म की मांग कर रहा था। ये लोग ऑटोक्रेसी का अंत चाहते थे, कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहते थे। हालांकि शुरुआत में विमेन और नॉन प्रॉपर्टीड मेन को वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे, लेकिन चेंज की शुरुआत हो चुकी थी। इकोनॉमिक चैलेंजेस भी कम नहीं थी। ट्रेडर्स को हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाने के लिए 11 कस्टम बैरियर्स पार करने पड़ते थे और हर बार 5 to 5% टैक्स देना पड़ता था। यूरोप में लगभग 30 डिफरेंट करेंसीज चलती थी। इन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन 1834 में ज़ोल्वेरियन के रूप में आया, जो प्रशिया द्वारा बनाया गया एक कस्टम यूनियन था। इसने ट्रेड को लिबरलाइज कर दिया। लेकिन 1815 में नेपोलियन की हार के बाद एक कंजर्वेटिव रिएक्शन आया। बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन की डिफीट के बाद प्रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन और रशिया जैसी पावर्स ने ट्रीटी ऑफ वियना के थ्रू मोनार्कीज को रिस्टोर करने की कोशिश की। नेपोलियन के सारे रिफॉर्म्स को अंडू करने का प्रयास किया गया। इस कंजर्वेटिव रूल के खिलाफ लिबरल नेशनलिस्ट ने सीक्रेट सोसाइटीज बनाई। जुसेप्पे माज़्ज़ीनी, जो जेनोवा में 1807 में पैदा हुआ था, ने यंग इटली और यंग यूरोप जैसी सोसाइटीज बनाई। 24 साल की उम्र में जेल भी गया, लेकिन अपने मिशन से पीछे नहीं हटा। ड्यूक मेटरनिक ने कहा था कि माज़्ज़ीनी हमारे सोशल ऑर्डर का सबसे खतरनाक दुश्मन है। फिर आया एज ऑफ रेवोल्यूशंस का दौर, 1830 से 1848 तक। फ्रांस में जुलाई रेवोल्यूशन हुई, बेल्जियम ने नीदरलैंड से इंडिपेंडेंस पाई और ग्रीस ने ऑटोमन एम्पायर से आजादी हासिल की। यहाँ तक कि इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन भी ग्रीक इंडिपेंडेंस के लिए लड़ते हुए मारा गया। उस समय एक कहावत प्रसिद्ध थी, When France sneezes, the rest of Europe catches cold। नेशनलिज्म सिर्फ पॉलिटिकल मूवमेंट्स तक सीमित नहीं थी। कल्चरल मूवमेंट्स जैसे रोमांटिसिज्म ने भी इसमें अहम रोल निभाया। फोक कल्चर, फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री और फोक डांस को नेशन की ट्रू स्पिरिट माना जाने। 19वीं सदी का यूरोप, एक ऐसा समय जब पूरा महाद्वीप बदलाव की आंधी में फंसा हुआ था। कल्पना करिए एक ऐसे दौर की जब लोग अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के लिए जान देने को तैयार थे, जब गरीबी और भुखमरी ने लाखों लोगों को सड़कों पर उतारा था, और जब राष्ट्रवाद का जो बीज बोया गया था वो आगे चलकर साम्राज्यवाद का विश्व वृक्ष बन गया। आइए शुरुआत करते हैं पोलैंड से। सन 1831 में जब रूसी शासकों ने पोलिश लोगों पर रूसी भाषा थोपने की कोशिश की, तो पोलिश जनता में एक अजीब से चिंगारी जली। उन्होंने सोचा, हमारी अपनी भाषा है, हमारी अपनी पहचान है, फिर क्यों हम किसी और की भाषा अपनाएं? ये सिर्फ भाषा का मामला नहीं था, ये था अपनी अस्मिता की लड़ाई। पोलिश लोगों ने विद्रोह कर दिया। हालांकि ये विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन एक बात साफ हो गई थी कि भाषा भी लोगों में राष्ट्रवादी भावनाओं को जगा सकती है। इसी समय यूरोप में एक और आंदोलन चल रहा था, रोमांटिसिज्म। ये सिर्फ कला या साहित्य का मामला नहीं था। कवि, लेखक, चित्रकार, संगीतकार सभी मिलकर लोगों के दिलों में अपने देश के प्रति प्रेम जगा रहे थे। जर्मन दार्शनिक हर्डर कहते थे कि हर राष्ट्र की अपनी आत्मा होती है जो उसकी भाषा और संस्कृति में बसती है।
ग्रिम ब्रदर्स ने जर्मन लोक कथाएं इकट्ठी की, संगीतकारों ने अपने देश की धुनों को शास्त्रीय संगीत में ढाला। ये सब मिलकर लोगों के मन में एक सवाल पैदा कर रहा था कि हम कौन हैं, हमारी पहचान क्या है। लेकिन स्टूडेंट्स सिर्फ भावनाएं ही काफी नहीं थी। 1830s का दशक यूरोप के लिए बेहद कठिन था। जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन रोजगार के अवसर नहीं बढ़ रहे थे। शहरों में भीड़ बढ़ती जा रही थी, खाने की कीमतें आसमान छू रही थीं, बेरोजगारी चरम पर थी, लोग भूखे मर रहे थे। ऐसे में गुस्सा फूटना ही था। 1848 का साल यूरोप के इतिहास में एक मोड़ था। पेरिस में राजा लुई फिलिप को भागना पड़ा। फ्रांस में गणराज्य की स्थापना हुई। 21 साल से ऊपर के सभी पुरुषों को वोट का अधिकार मिला। काम का अधिकार घोषित किया गया। ये क्रांति की आग थी जो पूरे यूरोप में फैल गई। सिलेसिया में बुनकरों का विद्रोह हुआ। ठेकेदारों ने मजदूरी कम कर दी थी। बुनकरों ने विरोध किया। सेना ने गोली चलाई। 11 बुनकर मारे गए। पत्रकार विलियम वोल्फ ने इस घटना का जीवंत वर्णन किया था। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये पूरे यूरोप में हो रहे बदलाव का प्रतीक थी। मध्यम वर्गीय उदारवादी चाहते थे कि संसदीय सिद्धांतों पर आधारित राष्ट्र राज्य बने। उनकी मांगें थीं संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। फ्रैंकफर्ट में 831 सदस्यों की एक संसद बनी। मई 18, 1848 को सेंट पॉल चर्च में ऑल जर्मन नेशनल असेंबली की बैठक हुई। उन्होंने जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान तैयार किया, लेकिन प्रशिया के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने इस संविधान को ठुकरा दिया। उसने कहा कि वो किसी उदारवादी संसद से ताज स्वीकार नहीं करेगा। मजदूरों और कारीगरों ने भी समर्थन वापस ले लिया क्योंकि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई थी। फ्रैंकफर्ट संसद असफल हो गई। हालांकि उदारवादी आंदोलन असफल हुआ, लेकिन यूरोपीय राजाओं को कुछ रियायतें देनी पड़ी। दास्ता और बंधुआ मजदूरी का अंत हुआ। 1867 में हंगेरियन लोगों को स्वायत्तता मिली। उदारवादी विचारों की शक्ति को स्वीकार करना पड़ा। अब आते हैं जर्मनी के एकीकरण पर। ये काम प्रशिया के राजा विलियम प्रथम और उसके मुख्यमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क ने किया। बिस्मार्क का मानना था कि एकीकरण खून और लोहे से होगा, भाषणों से नहीं। 7 साल तक युद्ध चले, पहले ऑस्ट्रिया से, फिर डेनमार्क से और अंत में फ्रांस से। जनवरी 1871 में विलियम प्रथम को जर्मन सम्राट घोषित किया गया। जर्मनी एक हो गया था। इटली का एकीकरण भी कम दिलचस्प नहीं था। 7 अलग अलग राज्यों में बटा हुआ इटली। सार्डिनिया पीडमोंट के राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय के नेतृत्व में ये काम शुरू हुआ। मुख्यमंत्री काउंट कावुर की कूटनीति और ग्यूसेप्पे गैरिबाल्डी की रेड शर्ट्स की बहादुरी से 1861 तक इटली एक हो गया। ब्रिटेन का मामला अजीब था। यहाँ कोई क्रांति नहीं हुई। धीरे धीरे संसदीय कानूनों से और कभी कभी जबरदस्ती से स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड को मिलाया गया। ये एकीकरण अलग तरीके से हुआ था। राष्ट्र की कल्पना करना भी जरूरी था। झंडे, राष्ट्रगान, मुद्राएं, डाक टिकट, ये सब राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक बने। जर्मनी में जर्मेनिया की तस्वीर बनाई गई, एक महिला जो जर्मन राष्ट्र का प्रतीक थी। फ्रांस में मेरियान। ये सब लोगों के मन में राष्ट्र की छवि बनाने के लिए था। लेकिन 19वीं सदी के अंत तक राष्ट्रवाद का रूप बदलने लगा। ये साम्राज्यवाद में तब्दील हो गया। राष्ट्रवाद अच्छा है, लेकिन जब ये साम्राज्यवाद में बदल जाता है तो किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता। बाल्कन क्षेत्र में स्लाव राष्ट्रवाद और ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के बीच टकराव हुआ। रूस ने स्लाव भाइयों का समर्थन किया, जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का साथ दिया। यही टकराव आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना। 1914 में जब ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हुई तो पूरा यूरोप युद्ध की आग में जल गया। राष्ट्रवाद, जो कभी स्वतंत्रता और एकता का प्रतीक था, वो अब विनाश का कारण बन गया था।